हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए ईवीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के समाकालित परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद है अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो ईवीएस पाठ चर्चा की रूपरेखा कैसे बनाई गई है, ये आपको बताना है कि ईवीएस का रूपरेखा पाठ चर्चा की रूपरेखा कैसे बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा या ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। दूसरा ऑप्शन है भूमिका निभाने से। तीसरा ऑप्शन है कठपुतलियों का उपयोग से। और चौथा ऑप्शन है समूह कार्य से। तो कक्षा में ईवीएस विषयों के संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। तो ये हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो उसको मतलब और उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से बचना चाहिए। विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि उत्साहित करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य उत्तरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है गतिविधियों को सरल और जटिल की ओर संचालित करने के लिए। उसके बाद है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर खोने के आघात का सामना किया है। तो पहला ऑप्शन है यात्रा। दूसरा ऑप्शन है आश्रय। तीसरा ऑप्शन है कार्य और खेल। और चौथा ऑप्शन है पानी। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर खोने का आघात का सामना किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। कहे कि घर खोने का मतलब क्या हो जाएगा, उसको आश्रय नहीं मिलेगा। अगर मतलब आपदा में उसका घर खो गया, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ में बहुत का घर पानी में डूब जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्रय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो ये बताना है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है चर्चा। दूसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण और चर्चा। तीसरा ऑप्शन है साक्षरता। और चौथा ऑप्शन है प्रयोग। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो सर्वेक्षण और चर्चा करेंगे, सर्वे एंड डिस्कशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की पर्यावरण में समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त अनुभव। तीसरा ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय अनुभव। और चौथा ऑप्शन है समावेशी अनुभव। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अनुभव। तो प्रासंगिक अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूबिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है भागीदारी। दूसरा ऑप्शन है नेतृत्व। चौथा ऑप्शन है सहयोग। और चौथा
ऑप्शन है हदबंदी। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलोकेशन यानी कि हदबंदी। तो इसका राइट आंसर हदबंदी हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके बाद है प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है साक्षरताकार, उसके बाद है सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तो पहला ऑप्शन है समूह चर्चा, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान और चौथा ऑप्शन है फिल्म शो। तो इसका राइट आंसर बताना है कि ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषयों सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो क्या हो जाएगा? ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन कौशल, दूसरा ऑप्शन है याद रखने का कौशल, उसके बाद है दृश्य कौशल, उसके बाद पहचानने का कौशल। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर अवलोकन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है समूह चर्चा, इससे तो बचना नहीं चाहिए, ये तो करना चाहिए समूह चर्चा। स्कूल आधारित आकलन, ये भी करना चाहिए, इससे तो बचना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, तो इससे बचना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काहे कि बच्चों द्वारा हमेशा सही उत्तर ही नहीं दिया जा सकता है, कभी कभी वो गलत भी देता है। तो हमेशा जोर नहीं देना चाहिए कि हमेशा सही उत्तर दो, गलत बोलने पे डांटता होगा, तो इसलिए मतलब सही उत्तर पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, तो ये भी नहीं होगा, इससे बचेगा कैसे? इससे तो और घुमाना चाहिए, सामुदायिक स्थानों का भ्रमण करवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए हमेशा मैप में जो है ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका दिल्ली है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली है और देखिए दिल्ली के आसपास, दिल्ली से आपका लखनऊ किधर है? दिल्ली से लखनऊ आपका इधर हो जाएगा, उसके बाद जयपुर इधर हो जाएगा। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में बताना है, तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में आपका लखनऊ किधर हो जाएगा? दिल्ली के रिस्पेक्ट में लखनऊ हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, और ये आपका जयपुर है, दिल्ली के सामने देखिए जयपुर है, जयपुर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। मैप जूम करके देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए दिल्ली के रिस्पेक्ट में लखनऊ आपका इधर हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली के रिस्पेक्ट में जयपुर आपका इधर हो जाएगा। नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, ईस्ट आपका इधर हो जाएगा, वेस्ट आपका इधर हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप मैप पे 2-4 क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से मैप देख लीजिएगा, बराबर देखिएगा तो याद हो जाएगा कौन सा स्टेट का लोकेशन किधर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा भारली वांगी का उदाहरण देती है, जो एक व्यंजक है जो बना है।
तो भरली वांगी किस चीज़ से बना है ये आपको बताना है। तो भरली वांगी जो छोटे छोटे भरवा बैगन से, उसके बाद है सादा दाल दम पुख्त से, उसके बाद है ताज़ी पोमफ्रेट मछलियों की मलाईदार व्यंजन, उसके बाद है आलू फूलगोभी तथा टमाटर की करी। तो भरली वांगी के बारे में उदाहरण देते तो भरली वांगी क्या है ये आपको बताना है। तो भरली वांगी जो है वहाँ का छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, तो पहला तो है पंख उसका उड़ने में सहायता करते हैं, ये बताइए दिया है। उसके बाद पंख का क्या क्या काम है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, ये तो होगा नहीं, भोजन से मतलब है नहीं पंख को। उसके बाद है उन्हें गर्म रखते हैं, तो ये सही हो जाएगा, गर्म तो रखता है। विभिन्न तरीक़ों से चलने में तो पैर से चलेगा ना, पंख से क्या मैटर करता है। उसके बाद है उन्हें जल सह बनाने में, यानी कि उनको वाटर प्रूफ बनाने में, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी। बी और डी किस में? ऑप्शन 2 में। तो इसका राइट आंसर बी और डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो जो अंडे देते हैं उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है उसके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो स्तनधारी का लक्षण है। उसके बाद है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। तो बाहरी कान तो फिर मैमल्स हो जाएगा, यानी कि स्तनधारी हो जाएगा, बाल मैटर नहीं करता है। उसके बाद है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो जब जहाँ पे बाल होगा तो हमेशा स्तनधारी हो जाएगा। लेकिन वो अंडा देने वाला है तो उसका आंतरिक कान होगा और शरीर पर बाल नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो मणिपुर के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश। तो जेबरों का देश, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आपका मणिपुर का नहीं है। उसके बाद है लोकटक ताल जाना जाता है फमुदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है मणिपुर बांस के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। बी का है कि लावनी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यश कमाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। तो कार्य किस लिए करते हैं ये आपको बताना है। तो कार्य जो है करते हैं अपने व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना की सहेली तारा मिर्जोरम से है। तो सोना की सहेली जो है तारा मिर्जोरम से है। उसके बाद है तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिर्जोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो मिजोरम में कौन सा भाषा बोला जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिविजुअल तौर पे। तो पहला ऑप्शन है खासी असमी, तो ये तो असम का हो जाएगा। उसके बाद है मिजो लुसेई कुकी, उसके बाद है मतेलॉन अंग्रेजी, उसके बाद है माओ बंगाली। तो मिजोरम का जो भाषा है स्थानीय भाषा क्या है ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सोना की सहेली तारा जो मिजोरम से है, तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि वह मिजोरम में बोली जाने वाले भाषा प्रमुख है। तो वहाँ का भाषा हो जाएगा मिजो लुसेई कुकी। तो इसका राइट आंसर मिजो लुसेई कुकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को और नवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, परभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसके बाद है बनने में कई साल लगते हैं। तो पेट्रोलियम तथा कोयला जो है और नवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बनने में कई साल लगता है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसको जो है जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन, इसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है।
आपका पेट्रोलियम और कोयला को, और यह नवीनीकरणीय ईंधन है क्योंकि इसको बनने में कई साल लग जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इनकी ज़रूरत होती है। तो पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। दूसरा ऑप्शन है अपने को गर्म रखने के लिए, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। उसके बाद है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। उसके बाद है टेंट लगाने के सहारे के लिए। तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। तो क्यों लेके जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और एक क्वेश्चन होता है कि मतलब अगर आप पानी में जा रहे हैं तो पानी के अंदर जा रहे हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस लेके जाइएगा। ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे आप हीलियम लेके जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे आपका हीलियम। और एक क्वेश्चन और हो जाता है कि जैसे हॉस्पिटल में होता है कि ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसके साथ और कौन सा गैस दिया जाता है, तो उसके साथ आपका नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि हॉस्पिटल में कौन सा गैस, ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन यूज़ होता है। उसके बाद आपका अगर पानी के नीचे मतलब अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस लेके जाइएगा, तो उस कंडीशन में आप हीलियम लेके जाइएगा। और पर्वतारोही में क्या लेके जाइएगा, ऑक्सीजन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश है। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है तमिलनाडु, तो आपका लैंड लॉक हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा, ये आपका समुद्री तटवर्ती नहीं है। उसके बाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी। उसके बाद है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। उसके बाद है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो आपका तेलंगाना भी लैंड लॉक हो जाएगा। उसके बाद है तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, महाराष्ट्र, केरला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह वायुमंडल के सबसे बाहरी ऊपरी परत है, तो बहिर्मंडल हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। क्षोभ मंडल थोड़ा सबसे बाहरी ऊपरी परत होगा। उसके बाद है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ता है इसमें। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसका एवरेज कितना होता है, 8 से 16 किलोमीटर होता है, तो 8 से 16 के बीच में ही आपका 13 किलोमीटर आ रहा है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद है अमेजन बेसिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र किसके निकट है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत किन किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो भारत के कौन कौन राज्य का सीमा म्यांमार के साथ शेयर करता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों का सीमाएं मिलती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तो करेगा म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर। उसके बाद नागालैंड भी करेगा, उसके बाद मणिपुर भी करेगा, मिजोरम भी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो पहला ऑप्शन है वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है। तीसरा ऑप्शन है शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। उसके बाद है उसे बाज़ार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो एक शहरी परिवेश में
कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बाज़ार के नियमों का ज्ञान नहीं है, तो जिसके कारण वो क्या करेगा, कम दाम में बेच देगा और लॉस ले लेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।